उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नारायणपुर में रहते थे पंडित विनोद शास्त्री। बनारस से तालीम लेकर लौटे थे और अब पूरा वक्त किताबों और पूजा पाठ में बिताते थे। इसको देखो, दिन भर किताबों और पूजा पाठ में घुसा रहता है। शादी हुए सालों हो गए और बहू अब तक मैके में है। घर गृहस्थी नहीं सीखेगा तो आगे चलकर क्या करेगा? तो फिर भेज दीजिए ना ससुराल कुछ दिन, बहू को भी लेकर आएगा, थोड़ी दुनियादारी भी समझेगा। शाम को माँ ने विनोद को बुलाया और धीरे से समझाया। देख बेटा, पढ़ाई लिखाई तो तूने कर ही ली, अब जरा जिंदगी का अगला पन्ना भी पलट ले। तेरी शादी तो बचपन में ही हो गई थी ना, लेकिन बहू अब तक मायके में ही है। जा बेटा, बहू को ले आ अपने घर, और हाँ, कुछ दिन वही ससुराल में भी रह आ, रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। माँ, पर अभी तो मंदिर का थोड़ा काम बाकी है ना। अरे पगले, भगवान भी यही चाहते हैं कि अब तू अपना घर बसा ले। अगले ही दिन पंडित विनोद निकल पड़ा अपने ससुराल की ओर। जैसे ही विनोद ससुराल पहुंचा, सास ससुर का चेहरा खुशी से खिल गया। आओ बेटा आओ, बहुत दिन बाद दर्शन दिए, चलो पहले कुछ मीठा खा लो। अब तो तुम बड़े विद्वान बन गए हो। तुम्हारे आने से घर पवित्र हो गया। लेकिन पंडित विनोद ससुराल में कम, पास के मंदिर में ज्यादा समय बिताता था। एक शाम मंदिर से लौटते हुए विनोद की नजर गांव की वीरान हवेली पर पड़ी। सामने दो बैल खड़े थे। ये बैल किसके हो सकते हैं? ना कोई किसान आसपास है, ना खेत, और ये अकेले, वो भी शाम के वक्त। अब ऐसे छोड़ दूंगा तो या तो कोई जंगली जानवर इन्हें खा जाएगा, या ये किसी को नुकसान पहुंचा देंगे। हवेली में थोड़ी जगह तो है, वहीं बांध देता हूं। पंडित विनोद ने बैलों को एक पुरानी हवेली के अंदर किया और चुपचाप घर लौट आया। ये बैल गांव के एक मेहनती किसान रघु यादव के थे। अरे, मेरे दोनों बैल कहाँ चले गए? सुबह तो यहीं बंधे थे, रस्सी भी कटी नहीं लग रही। कहीं कोई खोल के तो नहीं ले गया? रघु पूरे गांव में अपने बैलों को ढूंढता है, पर उसे उसके बैल कहीं नहीं मिलते। रघु, एक बात कहूँ, तूने पूरे गांव में छान मारा, लेकिन तेरे बैल कहीं नहीं मिले। गांव में एक बड़े विद्वान आए हैं, मेरा कहना मान, एक बार उनसे मिल ले। विद्वान? लेकिन बैल ढूंढने में वो क्या करेगा? तू मिल तो ले एक बार। रघु पंडित से मिलने चला जाता है। पंडित जी, मैं रघु यादव। मेरे दोनों बैल कल शाम से गायब हैं। पूरे गांव में ढूंढ लिया, हर जगह देखाया, लेकिन कहीं नहीं मिले। कहीं ये उन्हीं बैलों की बात तो नहीं कर रहा जिन्हें मैंने कल शाम को देखा था? एक काम करो, तुम मंदिर के पास जो पुरानी हवेली है, एक बार वहां जाकर देख लो। रघु फौरन पुरानी हवेली की तरफ चल देता है। अरे बाप रे, मेरे बैल यहीं हैं। पंडित जी ने सही कहा था, सच में कोई चमत्कार है उनमें। अगले दिन गांव भर में चर्चा फैल गई। अब गांव वाले अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पंडित विनोद के पास आने लगे। पंडित जी, मेरी बकरी 4 दिन से कुछ नहीं खा रही, कहीं उसे नजर तो नहीं लग गई? बल्ली भाई, नजर नहीं, ग्रहण लग गया है। बकरी को 3 बार मोर के पंख से हवा कर दो और हर सुबह उसको चटनी सुंघाओ, देखना भूख भी लगेगी और मस्त हो जाएगी। पंडित जी, मेरे घर में रोज झगड़ा होता है, लगता है ग्रह भारी पड़ रहे हैं। बुआ, ग्रह तो सबके जीवन में है,
लेकिन तुम्हारे घर में ग्रह के साथ जुबान भी भारी चलती है। एक बार मौन व्रत रख लो, घर शांत हो जाएगा। पंडित विनोद हर एक आदमी को झूठी सच्ची बातें बनाकर कहने लगा और लोग संतुष्ट होकर लौटने लगे। जय हो बाबा जी की। धीरे धीरे पंडित विनोद की प्रशंसा गांव के सरपंच के पास पहुंच गई। हरिपाल, जी सरकार। सुना है ये पंडित विनोद अब लोगों की खोई हुई चीजें भी बता देता है। हाँ सरकार, कुछ दिन पहले रघु के 2 बैल गायब हो गए थे। पूरा गांव ढूंढकर हार गया था। तब पंडित जी ने कहा था, मंदिर के पास वाली पुरानी हवेली में देखो, और सच में वहीं बंधे मिले। बहुत ज्ञान है पंडित विनोद जी के पास। एक बात कहें? हुक्म दीजिए सरकार। हमारी भी एक चीज गायब हुई थी कुछ दिन पहले। कौन सी सरकार? हमारी माँ का एक हार था, पुराना मगर बहुत खास। एक दिन अचानक वो हार गायब हो गया। घर का घर छान डाला पर कुछ हाथ नहीं लगा। आपने आज तक कभी जिक्र नहीं किया सरकार। बताता तो क्या होता, लोग कहते सरपंच अपने ही घर की चोरी नहीं पकड़ पाया। पंडित विनोद जी को बुला लें सरकार। अगर सच में उनके पास वो ज्ञान है तो शायद उस पुराने जख्म का भी जवाब दे सकें। हाँ, बुलाओ उसे। अगर वो उस हार का सच मान सका तो मान लेंगे उसमें कोई शक्ति है, वरना सब दिखावा है। ठीक है सरकार, मैं अभी गांव जाकर पंडित जी को लेकर आता हूँ। हरिपाल पंडित विनोद को बुलाने गांव की तरफ जाता है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। कहो, कैसे आना हुआ? सरपंच जी ने आपको बुलाया है पंडित जी, अभी अभी चलना होगा। कोई विशेष कारण? उन्होंने कहा है पंडित जी को बिना कुछ बताए बुला लाओ, बाकी बात आपसे वही करेंगे। ठीक है, चलो, जब बुलाया है तो जाना तो होगा। दोनों सरपंच जी के घर की तरफ चल देते हैं। अब बिना बताए क्यों बुला लिया? कहीं कोई बड़ा झमेला तो नहीं? दोनों सरपंच जी के घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम सरपंच जी। पंडित जी, आपके बारे में बहुत सुना है। गांव भर में आपकी चर्चा है। कोई बैल गुम गया हो तो आप बताते हैं कहाँ मिलेगा। सरपंच जी, जो कुछ भी जानता हूँ भगवान की कृपा है। हम तो बस माध्यम हैं। तो अब भगवान की कृपा को एक और बार बुलाइए, क्योंकि इस बार बात किसी जानवर की नहीं है। इस बार बात मेरी माँ की आखिरी निशानी की है। आपने कुछ बताया नहीं सरपंच जी। कौन सी निशानी? माँ का दिया हुआ हार, जो बरसों तक हमारे घर में रखा रहा। अचानक एक दिन वो हार गायब हो गया। ना कोई ताला टूटा, ना दरवाजा खुला। बस एक सुबह उठे और हार गायब। ओह, बहुत अफसोस की बात है। कोई सुराग मिला? कोई नहीं, और मुझे किसी सुराग की जरूरत भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है वो चोरी घर के अंदर से हुआ है, किसी बाहर वाले का काम नहीं। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं सरपंच जी? हो सकता है कोई बाहर से चुपचाप आ गया हो। नहीं पंडित जी, हम हवेली में रहते हैं। कोई परिंदा भी पर मार दे तो पता चल जाए। जो कुछ हुआ घर के अंदर से हुआ है, और यही वजह है कि मैं अब आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए सरपंच जी, ये बहुत संवेदनशील मामला है। मैं बिना ध्यान, संकेत और विचार के कुछ कह दूं, ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा नियम है। तो नियम के साथ ही एक शर्त सुन लीजिए। ये आपकी परीक्षा है पंडित जी।
अगर आप 3 दिन के भीतर बता देंगे कि हार कहाँ है और किसने लिया, तो मैं मान लूंगा कि ये आप सच में ज्ञानी हैं। 3 दिन, ये तो बहुत कम समय है। ऐसी चीजें कभी कभी हफ्तों लगती हैं सामने आने में। 3 दिन बहुत कम होते हैं। अगर आप वो हैं जो गांव वाले कहते हैं और अगर आप नहीं बता पाए या चुप रहे, तो मैं मान लूंगा कि आप चोरों से मिले हुए हैं। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ मैं वही कह रहा हूं जो कहने का समय आ चुका है। अगर आपके पास ज्ञान है तो साबित करिए, और अगर नहीं तो झूठी पूजा, झूठी भविष्यवाणी, सबका पर्दाफाश यहीं होगा। मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी के साथ मिला हूं। अगर मुझे थोड़ा समय मिले तो मैं ध्यान से पूरी बात समझ सकूंगा। तो 3 दिन हैं आपके पास। अगर हार वापस आया तो आप मेरे लिए सचमुच ज्ञानी हैं, और अगर नहीं आया तो समझिए मैं आपको सीधे चौपाल पर खड़ा करूंगा। फिर आपके झूठ की सजा पूरे गांव के सामने तय होगी। ठीक है सरपंच जी, 3 दिन। सरपंच की शर्त के बाद चतुर पंडित विनोद को मजबूरी में उसी रात हवेली में रुकना पड़ा। उनके लिए खास कमरा सजाया गया, साथ में 2 नौकरनियां भी सेवा में तैनात की गई। चलिए पंडित जी, खाना खा लीजिए पहले। आज खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। क्यों पंडित जी, खाना क्यों नहीं खा रहे आप? मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है पंडित जी, हम बस पास में ही हैं, अगर कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। पंडित जी बिस्तर पर लेटे, लेकिन नींद, ना बाबा, नींद तो दूर दूर तक उन्हें नहीं आ रही थी। अगर कुछ नहीं बोला तो सब समझेंगे मैं चोरों से मिला हुआ हूं। अगर गलत बोल गया तो पोल खुल जाएगी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाना शुरू कर दिया। आजा प्यारी निंदिया, बीच बस जा रतिया। आजा प्यारी निंदिया, निंदिया। लेकिन संयोग ऐसा था कि उनकी सेवा में जो नौकरनियां थी, उनका नाम ही था निंदिया और रतिया। निंदिया, आजा रतिया। तो दोनों नौकरानियां डर के मारे कांप उठी। उन्हीं दोनों ने हार चुराया था। बहन रतिया, तूने सुना? लगता है इन्हें सब पता चल गया है। अब तो पक्का हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अगर उन्होंने जमींदार को बता दिया तो जान से हाथ धो बैठेंगे। चल, उनके पास चलते हैं। सच कब तक छिपेगा? खुद ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। डरी हुई दोनों नौकरनियां धीरे धीरे पंडित जी के कमरे की ओर बढ़ी। अरे बाप रे, ये कौन है? यमराज ने भूतनियां भेजी हैं क्या मुझे लेने? पंडित जी, हमें माफ कर दो, हमने ही चुराया था हार, गलती हो गई। हमें लगा आपको कुछ नहीं पता, पर जब आप नाम लेकर पुकार रहे थे तो हम डर के मारे कांपने लगे। पंडित जी अब थोड़ी अकड़ में आते हैं और बोलते हैं, तो वो हार तुम दोनों की कारस्तानी है? जी हाँ पंडित जी, हमसे गलती हो गई, हम लालच में बहक गए। बस आप कल सरपंच से कुछ मत कहना, जो कहोगे हम करेंगे। हम अब भी हार वापस करने को तैयार है, बस बचा लीजिए। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूं, वो हार उठाओ और हवेली के आंगन में जो तुलसी का पौधा है उसी के नीचे गाड़ दो। कल वहीं से पता लगेगा और तुम दोनों की जान भी बच जाएगी। जी पंडित जी, जैसे आप कहें। पंडित जी, सरकार कब से आपको बुला रहे हैं,
उठिए, सूरज सिर पर चढ़ाया है। ठीक है, मैं आता हूँ स्नान और ध्यान करके। थोड़ी देर बाद चतुरा पंडित सरपंच के पास पहुंचते हैं। कहो पंडित जी, रात ठीक ठाक बीती? हमारी तरफ से कोई सेवा में कमी तो नहीं रह गई? बिल्कुल भी कमी नहीं रही सरपंच जी। रतिया और निंदिया ने बहुत ध्यान रखा मेरा। तो फिर पंडित जी, आज कुछ सुराग मिला क्या? क्या आपकी हवेली में कोई तुलसी का पेड़ है सरपंच जी? तुलसी? हमारे आंगन में तो तुलसी घर है। वही स्थान देखा है मैंने। वहीं खुदवाइए सरकार, सारा राज वहीं छुपा बैठा है। हरिपाल, हाँ सरकार। आंगन में जो तुलसी का गमला है, कुदाली लेकर चल, उसे खुदवाना है। अभी लाया सरकार। थोड़ी देर में जब थोड़ा खोदा गया तो सरपंच जी ने उनका खोया हुआ हार मिल गया। पंडित जी, आपने ना केवल मेरा खोया हुआ हार दिलाया, बल्कि मेरी आस्था भी लौटा दी। इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं तो बस माध्यम था सरपंच जी, सब माता रानी की कृपा है। और जो कल मैंने आपके बारे में कहा, जो शक किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। उस समय मेरी अक्ल पर जैसे पर्दा पड़ गया था। क्षमा मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा बनता है। आपने वो करके दिखाया। एक बात और पूछनी थी पंडित जी, अगर बुरा ना मानो तो। आपको क्या सच में पता है कि वो हार किसने चुराया था? पता था। तो फिर उनका नाम क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि जो गलती करता है उसे सजा देने का काम ऊपर वाला खुद कर देता है। और मैंने देखा है, चोरों को डर की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है। कैसी सजा? रात भर उनकी रूह कांपती रही, आंखों में नींद नहीं, दिल में डर, और सुबह से पहले ही उनके हाथ कांपते हुए सच स्वीकार गए। मतलब आपने उनसे कबूल करवा लिया? कबूल नहीं सरपंच जी, उनके डर ने ही उन्हें घुटनों पे ला दिया, और वे अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगी, इसका मुझे भरोसा हो गया है। पंडित जी हवेली से चलते जाते हैं। अब इस गांव में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जितनी देर रुकूंगा, कोई ना कोई आफत खड़ी हो सकती है। रास्ते में एक मंदिर आता है। पंडित जी अपनी पोथी पुस्तकें निकालते हैं और भगवान की मूर्ति के आगे रख देते हैं। अरे, आप अपनी सारी पोथियां यहाँ छोड़ रहे हैं? हाँ, इनसे जितना ज्ञान लेना था ले लिया। अब असली ज्ञान दुनियादारी में है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। आ गए बेटा, कैसा रहा सफर? कठिन भी था और सुंदर भी, लेकिन एक बात तो पक्की है बाबूजी, अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। बिल्कुल, तेरे चेहरे पर अब ज्ञान की रेखा दिखती है। जो बेटा कभी पोथियों में उलझा था, अब जिंदगी को पढ़ने लगा है। और यही असली पढ़ाई है बाबूजी।